मेवाड़ राजवंश चल रहा था। मेवाड़ के महाराणा नए महाराणा बन गए महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, यानी नए राणा आ गए हैं महाराणा प्रताप सिंह जी। चलो करते हैं शुरू। महाराणा प्रताप जो है वो नए राजा बन गए हैं, कहां के? मेवाड़ के। मेवाड़ के नए राणा बन गए, नए महाराणा बन गए। और गोगुंदा में राज्याभिषेक, फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका दोबारा राज्याभिषेक हुआ। और उधर बादशाह वही रहेगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बढ़िया तरीके से समझते जाओ, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सब लिखाते टेम कर दिया करो। अभी क्लास के बीच में डिस्टरबेंस मत किया करो, बस हमारा ध्यान भंग होता है, बाबा का ध्यान भंग हो जाता है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। आपकी जो भी समस्या है वो बाद में। चलो, महाराणा प्रताप के प्रश्न के बिना कोई पेपर बनता ही नहीं है। और बनता की छोड़ो, एक प्रश्न पूछा जा चुका है, छोटी से छोटी बात पूछी जा चुकी है, घुमा फिरा के पूछी जा चुकी है। तो हम महाराणा प्रताप की एक एक बात का अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 1572 में और इनकी मृत्यु है 1597 के अंदर, यानी महानिर्वाण कहते हैं इसे, तो बोलने में शब्द प्रयुक्त हो जाता है। 1597, 72 से 97। अब देखो, एग्जामिनर बड़ा चालू होता है, बड़ा तेज होता है, उसे पता है बच्चे को क्या आता है। आप कहते हो ना कई बार ऑप्शन दे, अरे भैया बिना ऑप्शन भी पूछ सकता है वो पूछने वाला, लिखाया नहीं? हाँ लिखा देंगे। उसने पूछा कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। अब ले लो ऑप्शन। तो अब दोनों तारीख याद होनी चाहिए कि 97, 72 घटाया 25। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के जूना कचहरी में हुआ। अब देखो एग्जामिनर 9 मई 1540 तो कई बार पूछ लिया, लेकिन एग्जामिनर तो एग्जामिनर है भाई साहब। उसने पूछा कि जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी उम्र क्या थी। अरे ज्योग्राफी की क्लास इसलिए नहीं हो रही, बस आपकी समस्याएं बाद में लिख देना, मैं बोल रहा हूं ना। राजस्थान ज्योग्राफी के गुरुजी जो नारायण जी सर है वो गए हुए हैं, कहाँ? वो अपने गांव गए हुए हैं, तो सोमवार या मंगलवार को आएंगे। और कल्चर की क्लास 2 दिन नहीं है, आज आ जाएगी या कल आ जाएगी, आज आ जाएगी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम सब जानते हो, महाराणा उदय सिंह। माता का नाम, महाराणा प्रताप की माता का नाम था जेवंता बाई। जेवंता बाई जो है वो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, यानी महाराणा प्रताप का ननिहाल कहां था? पाली के अंदर था। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। अजबदे पंवार, अजबदे पंवार जो है वो बिजोलिया के रामरख पंवार की पुत्री थी। और महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह। ये हम एक एक बात पढ़ेंगे। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। कीका जो है वो भीलों में छोटे बच्चे को कीका बोलते हैं, तो इनके बचपन का नाम कीका। ये तो है छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। सबसे पहले महाराणा प्रताप 1572 से 97, जन्म 1540। एक एक चीज याद रखनी है दोस्तों, एक एक चीज याद होनी चाहिए महाराणा प्रताप, क्योंकि एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा नहीं छूटा आज तक जो इनका नहीं पूछा गया। तो 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया बार रविवार। अकबर, महाराणा प्रताप का जन्म 40 में, चंद्रसेन का 41 में, राय सिंह का 41 में, अकबर का 42 में है। कर्म याद हो जाओ। चल अब हम बात करते हैं कि जब महाराणा का राज्याभिषेक हुआ तब उन्हें विरासत में क्या मिला। विरासत में अकबर की दुश्मनी मिली है, वो तो पहले से ही चली आ रही है। महाराणा प्रताप ने कोई नई दुश्मनी नहीं पाली है अकबर के साथ। वो तो मुगलों के साथ लड़ाई तो महाराणा सांगा के समय से चली आ रही है, और इनके पिता के समय से ही अकबर के साथ दुश्मनी चली आ रही है, ठीक है। और अब वो नए जो राणा बने हैं वो कहां के बने हैं? वो मेवाड़ के बने हैं, लेकिन उन्हें मेवाड़ पूरा नहीं मिला है, बस आधा मेवाड़ ही इन्हें मिला है। आधा मेवाड़ का मतलब क्या हुआ? चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर 1567-68 में अधिकार कर चुका है, तो महाराणा प्रताप के पास ये दुर्ग नहीं है। इस दुर्ग पर अकबर का कब्जा है। और इधर वाली साइड में महाराणा प्रताप के पास एक दुर्ग है कुंभलगढ़, यानी मेवाड़ का जो पश्चिमी हिस्सा है वो मिला है, पूर्वी हिस्सा उपजाऊ हिस्सा है। उपजाऊ हिस्सा ऑलरेडी पहले से अकबर के कब्जे में, पहाड़ियां वगैरह है वो मिली है उन्हें। यानी महाराणा प्रताप को विरासत के रूप में अकबर की दुश्मनी मिली है। दुश्मनी के अलावा उन्हें पश्चिमी साइड का मेवाड़ यानी आधा मेवाड़ ही मिला है।
और सैनिक शक्ति जो है वो बहुत कमजोर है मेवाड़ की। क्यों कमजोर है? क्योंकि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ है 72 में, तो 72 से अगर आप थोड़ा सा बैक में चलोगे तो 1567-68 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, तो भाई सैनिक तो वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर थोड़ा बैक में और चलोगे तो चित्तौड़ का दूसरा साका और सबसे बड़ा साका हुआ था 1534-35। थोड़ा और बैक में चलोगे तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो जब मेवाड़ इतने छोटे से टाइम के बीच में 3 बड़े युद्ध कर चुका है तो जाहिर सी बात है सैनिक शक्ति भी कमजोर है। कमजोर सैनिक शक्ति है, आधा मेवाड़ है, अकबर जैसा शक्तिशाली दुश्मन विरासत में मिला है, तो स्थिति तो मेवाड़ की बड़ी ही खराब स्थिति है। और इस स्थिति के बीच महाराणा बने हैं तो इनका कार्य यह है कि सबसे पहले मैं मेरे मेवाड़ को मजबूत करूंगा। तो इन्होंने जैसे ही राजा बने, राणा बने, बनते इन्होंने नए नए सैनिकों की भर्ती की और अपनी सैनिक शक्ति भीलों के साथ दोस्ती शुरू की और धीरे धीरे अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करनी शुरू कर दी। लेकिन वो तो ताक में बैठा ही था। 6 महीने हुए महाराणा बने हुए, फरवरी में बने थे, 6 महीने हुए और अपने अभियान शुरू कर दिए उसने। तो यानी नवंबर में वो अपना अभियान भेजता है। सबसे पहले किसको भेजता है? सबसे पहले भेजता है जलाल खां को। जलाल खां कब आया भाई? 1572। एक अभियान 72 में है, 3 73 में है, यानी टोटल 4 अभियान आएंगे। तो जैसे ही अभियान आई बढ़िया तरीके से आओ भगत की गई और अभियान में कोई ना कोई कमी निकाल दी, बोले ये पॉइंट सही नहीं है, ये पॉइंट सही नहीं, कोई ना कोई कमी निकाल के उसको वापस भेज दिया। क्योंकि महाराणा की नीति ये कि मैं इस युद्ध को थोड़ा सा आगे ले जाऊं ताकि मुझे मौका मिले और मैं अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करके अकबर से टक्कर ले लूं। तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे कि युद्ध 72 में हो जाए, वो युद्ध को थोड़ा सा आगे खिसका रहे हैं ताकि किसी तरीके से युद्ध थोड़ा आगे खिसक जाए। तो अकबर निराश नहीं हुआ, पहला अभियान असफल हुआ तो क्या हुआ? दूसरी ट्राई करते हैं भाई साहब। और दूसरे अभियान के रूप में उसने एक राजपूत को भेजा, किसको? मान सिंह को। क्योंकि इधर महाराणा प्रताप भी एक उच्च कुल के राजपूत है और इधर मान सिंह भी एक उच्च कुल का राजपूत है, तो सैम जाति वालों में अपनत्व की भावना होती है। इस उद्देश्य से अकबर ने भेजा कि चलो मान सिंह को भेजते हैं, कोई रास्ता निकल जाए। अब इसके बारे में मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात कहां हुई, इसके बारे में अलग अलग तथ्य आते हैं। टोड तो कहता है उदय सागर झील पे हुई, ऐसा ही और भी इतिहासकार नैणसी है, अमर काव्य वंशावली है, राज रत्नाकर है, उनमें सब में यही लिखा है कि उदय सागर झील पे, उसमें महाराणा उदयपुर साइड की ओर थी। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहता है कि गोगुंदा में इनकी मुलाकात हुई थी। चलो जहां भी हुई हम इनकी मुलाकात उदय सागर झील पे करवा देते हैं। चल, इधर से मान सिंह और इधर से महाराणा प्रताप। देखो बच्चों, यहां पर राजपूताने में बहुत सारी दंत कहानियां प्रचलन में आ गई हैं, बहुत सारी दंत कहानियां हैं। कितनी बताऊं मैं? महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात से संबंधित कई तथ्य आते हैं, कई तथ्य। कितने तथ्य बताऊं? सबसे पहला तथ्य कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने बड़ा सम्मान किया, जैसे एक अतिथि का करते हैं, और सम्मान में कहते हैं कि जैसे ही खाने के ऊपर बैठे, इधर मान सिंह बैठा था, इधर महाराणा प्रताप बैठे थे। तो मान सिंह खाना खा रहा था और मान सिंह ने कहा कि प्रताप सिंह तुम नहीं खाओगे? तब कहते हैं प्रताप सिंह ने कहा कि तुम्हारे साथ बैठ गया हूं, ये ठीक नहीं है क्या? खाना तो बहुत दूर की बात, बस इस बात पे झगड़ा हो गया। बोल प्रताप सिंह तुमने जिस खाने को ठुकराया ना उसी खाने को तरस जाओगे एक दिन, और बात बिगड़ गई। यहां से मान सिंह वापस चला गया। फिर एक दूसरा तथ्य आता है, सारे बता देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, प्रश्न पुटअप नहीं होता लेकिन बता। कहते हैं कि बढ़िया आयोजन किया गया, रात्रि भोज का आयोजन किया गया, खीर वीर बनवाई गई और एक चौकी भी बनवाई गई। और खाने के वक्त कहते हैं कि महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए और अपने पुत्र को भेज दिया। किसको? अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेज दिया। कुंवर अमर सिंह को देख के मान सिंह कहते हैं कि मान सिंह का थोड़ा दिमाग खराब हो गया। जैसे ही खाने के ऊपर बैठे बैठते ही मान सिंह ने पूछ लिया कि राणा जी नहीं आए? तो कुंवर अमर सिंह ने कहा कि राणा जी के तो थोड़ा सिर दर्द हो रहा है इसलिए। तो मान सिंह बोला कि मैं जानता हूं कौन सा सिर दर्द है, इस सिर दर्द की गोली लेके मैं आऊंगा एक दिन। तब कहते हैं बात बिगड़ गई। अमर सिंह ने कहा कि आ जाना, देख लेंगे, जहां आओगे वहीं तुम्हारा स्वागत करेंगे। और बात यहां से बिगड़ गई और मान सिंह वापस चला गया। फिर राजपूताने में अनेक कहानियां प्रचलन में आ गई। कहते हैं कि तुरंत आदेश दिया गया कि मान सिंह जहां पर बैठा है उस चौकी को फुड़वाया जाए और यहां पर गंगा जल छिड़कवाया जाए, खीर जो है वो कुत्तों को खिलाई जाए। यहां से एक नई कहावत शुरू हुई, कुत्ता भेड़ी खीर।
कुत्ता बेड़ी खीर सुने तारी कुत्ता बेड़ी खीरा कहावत मेवाड़ू शुरू हुई कुत्ता बेड़ी खीर। तो और वापस चला गया मानसिंह। अब ये कहानियां दंत कहानियां प्रचलन में आ गई, अनेक प्रकार की कहानियां ऐसी राजपुताने में प्रचलन में आ गई। प्रचलन के पीछे जो कारण था वो कर्नल जेम्स टोड था। यह कहानी उसने बीकानेर से उठाई। अब इस कहानी के आधार पे तो आपने भी पढ़ा होगा कि मानसिंह का अपमान हुआ। तो हम बात करते हैं कि क्या मानसिंह का इस प्रकार का कोई अपमान हुआ था क्या? हाँ, कोई अपमान किया था कि नहीं किया था? चलो समझते हैं। हम महाराणा प्रताप की अगर पूरी रणनीति को हम समझे तो वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि इस युद्ध को मैं थोड़ा आगे खिसका दूं। अगर यहां मानसिंह का अपमान हुआ होता तो ये युद्ध 76 में नहीं, ये युद्ध 72-73 में ही हो जाता। नंबर दूसरा सबूत कहते हैं कि कुंवर अमर सिंह को भेजा, इसलिए मानसिंह नाराज हो गया, बोल मेरा अपमान कर दिया। अरे कैसा अपमान? मानसिंह उस समय राजा नहीं था, मानसिंह भी कुंवर था, और कुंवर के सम्मान के लिए अगर एक कुंवर को भेज दिया तो महाराणा ने किसी प्रकार का मानसिंह का अपमान नहीं किया। तीसरा कि महाराणा ने अपमान नहीं किया, इसका तीसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि तीसरे अभियान के रूप में मानसिंह का पिता आया था, भगवंत दास। अगर यह मानसिंह का अपमान हुआ होता तो मानसिंह का पिता भगवंत दास तीसरे अभियान के रूप में कभी नहीं आता। इसका मतलब ये सारी दंत कहानियां हैं जो राजपुताने में प्रचलन में आ गई। चलो, भगवंत दास भी आया, भगवंत दास को भी रामरूमी श्याम सुमित जय माता जी करके पाछा भेज दिया। चौथा अभियान अकबर फिर प्रयास कर रहा है, टोडरमल। यह भी अभियान फेल हो गया। अकबर के चारों शांति अभियान फेल फेल फेल। अकबर 2 अभियान, निराश नहीं हुआ, चारों अभियान भेजे इसने। इन अभियानों का एग्जाम में क्रम बहुत बार पूछ लिया। सबसे पहले एक मुसलमान को भेजा गया जलाल खां, फिर बेटा मानसिंह, फिर बाप, बेटों को काम बिगाड़ देनी जब बाप जाए करे तो फिर गयो बाप, लास्ट टोडियो, तो सॉरी टोडरमल। तो जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल, इन्हें शांति अभियान बोलते हैं, अंतिम शांति अभियान। अगर आपको पूछ ले अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान, तो ध्यान रहे उत्तर होगा जगन्नाथ कछुआ। और अगर आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अकबर का अंतिम शांति अभियान, तो वह उत्तर होगा टोडरमल। हाँ, भगवंत दास की ने के कह रहे हो थे, बड़ा ही रहने दो थे, डंगा प्रश्न तो पूछा है कौन ऊंधी सुधी बात है। कमल जाट राइट के कहो अशोक प्रजापति हैं सर, आप नए लोगों से कमेंट नहीं देखते क्या? कमेंट इतना जल्दी चाले देख ही रही नहीं है। चलो करे शुरू, चलते हैं आगे, युद्ध की तैयारियां करते हैं भाई साहब। चलो तुम्हें मैं हल्दी घाटी की ओर ले चलता हूं। चलो जाओ, मानसिंह प्रताप को समझाओ। हाँ, क्या है, बाबर की रानी का क्या नाम था? अरे तो कौन सी रानी का नाम पूछा था? कोई एक ही है। अब चलो शुरू करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध करवा देते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस समय अकबर की राजधानी वत्स थी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी राजधानी बनी थी 1571 में, क्योंकि अकबर के टाबरियो हो 1569 में बी टेम ही घोषणा करी का है फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती का आशीर्वाद हुआ, बोले मैं तो राजधानी यही रखूंगा। 69 में घोषणा करी, 71 में राजधानी बनी, यानी 1576 में जो हल्दी घाटी युद्ध, उस समय अकबर की राजधानी क्या है? फतेहपुर सीकरी। तो भाई फतेहपुर सीकरी से अकबर बड़े दलबल के साथ रवाना हुआ। अल्लाहू अकबर। चलो यहां से रवाना हुआ अकबर बड़े दल के साथ और सीधा पहुंचा कहां? अजमेर। और अजमेर में मेघजीन दुर्ग है, यहां बैठ गया आके। 15 दिन तक मंत्रणाएं चलती रही, आपस में बातें चलती रही, किसको सेनापति बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और 15 दिन बाद घोषणा हुई कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जो सेना जा रही है उसका नेतृत्व करेगा मानसिंह। अब भाई जैसे ही मानसिंह की सेनापति, इतनी बड़ी सेना का पहली बार किसी हिंदू को सेनापति बनाया गया है, और जब इतनी जैसे ही घोषणा हुई मानसिंह बनेगा, तो अकबर के कुछ जो विश्वसनीय लोग थे वो नाराज हो गए। नब्बी खां तो युद्ध करने ही नहीं आया था, बोल क्या कर रहे हो महाराज, एक राजपूत के खिलाफ एक राजपूत को भेज रहे हो, जातिवाद हो जाएगा, मत भेजो, किसी मुसलमान को बनाओ।
लेकिन अकबर ने अपना निर्णय नहीं बदला और अकबर ने फैसला नहीं बदला। बोल मान सिंह ही रहेगा, दूसरा मुख्य सेनापति रहेगा आसफ खां। मान सिंह यहां से बड़े दलबल के साथ रवाना हुआ और सीधा पहुंचा कहां? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। यानी मुगलों की सेना मेवाड़ में प्रवेश कर गई। बराबर से सूचनाएं मिल रही है किसको? महाराणा प्रताप को, कि मुगल सेना आके मेवाड़ में पहुंच गई। इधर महाराणा प्रताप उस समय कौन से दुर्ग में है? उस समय महाराणा प्रताप है अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में, क्योंकि उनके पास है ही कुंभलगढ़, चित्तौड़ तो अकबर के अधीन है। तो सूचनाएं बराबर पहुंच रही है। मांडलगढ़ में आके मान सिंह 2 माह तक रुका। मान सिंह ने वेट किया होगा, क्या पता महाराणा यहीं आ जाए, मुझे आगे न जाना पड़े। और महाराणा ने प्लान भी बना लिया था, चलो भाई मांडलगढ़ में स्वागत करते हैं वहीं। तब कहते हैं कि महाराणा के विश्वसनीय सैनिकों ने कहा कि नहीं राणा जी, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि मांडलगढ़ में अगर हम आक्रमण करेंगे तो उसके नजदीक अजमेर है, वो उनको अगर जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा सेना बुला लेंगे, यहीं आने दो, इन्हीं पहाड़ियों में इनको घेर के मारेंगे। महाराणा को प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, बोल चलो ठीक है आने दो इधर ही। तो 2 महीने बाद मान सिंह चला और मान सिंह जो है मोलेला होते हुए कहां पहुंच गया? मोलेला होते हुए मान सिंह सीधा पहुंच गया खमनोर। चलो भाई चलो 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 चलो, ये लो जी, मान सिंह ने अपनी सेना लाके डाल दी कहां? खमनोर के अंदर। और इधर से महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना लेके व्यवस्थित कर दी, सुनियोजित कर दी कहां? गोगुंदा में। इन दोनों के बीच में एक तंग पहाड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, तंग पहाड़ी है जिसका रंग है हल्दी जैसा। ये रही हल्दी, तो ऐसा रंग है इसलिए उस पहाड़ी का नाम क्या है? हल्दी घाटी में समर लड़ो वो महाराणा प्रतापगढ़ है। आहा, जून की भयंकर गर्मियां, जेठ की दोपहरी, भयंकर तपते पहाड़, और इन पहाड़ों के अंदर महाराणा ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया है। देखिए कैसे किया है। बीच में महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के ऊपर है और महाराणा प्रताप के पास ही भामाशाह भी है। राजा के आगे एक सेना रहती है, उस सेना को हरावल सेना कहा जाता है। और मेवाड़ की हरावल सेना में हमेशा कौन रहते थे? चुड़ावत रहते थे। तो महाराणा की हरावल सेना का नेतृत्व किया कृष्णदास चुड़ावत ने। और किसने किया? और किया हाकिम खां सूर ने। तो दोस्तों, हाकिम खां सूर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति हैं। ऐसा कहते हैं कि हाकिम खां सूर ने घोषणा की कि आज मेरे जिंदा रहते कोई मेरे हाथ से तलवार नहीं छुड़वा सकता। और जब युद्ध शुरू हुआ, हाकिम खां सूर यहीं पे वीरगति को प्राप्त हुए। कहते कि महाराणा ने उनके हाथ से तलवार छुड़वानी चाहिए तो वो तलवार छूटी नहीं थी। तब तलवार सहित ही इनको दफना दिया गया था। इनका मकबरा खमनोर राजसमंद में है और सरकार हाकिम खां पुरस्कार देती है जो कोई हिंदू मुस्लिम सौहार्द का कार्य करता है। और महाराणा प्रताप की चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? चंद्रावल सेना का, यानी जो राजा के पीछे रहती है भील नेता पुंजा। पुंजा एकमात्र ऐसे भील थे जिन्हें महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की इजाजत दी थी। राजा के इस साइड में एक सेना खड़ी होती है, राजा की इस साइड में भी, इस साइड में है झालाविदा, इधर है रामशाह तंवर। रामशाह तंवर व इसके 3 पुत्र इसमें युद्ध भूमि में यहीं पर शहीद हुए। कहते हैं कि हल्दी घाटी में जितने भी तंवर लड़े थे उनमें से एक भी नहीं बचा था। और ये तो है महाराणा प्रताप की व्यू रचना। इधर मानसिंह ने भी अपनी व्यू रचना को सेट किया। मानसिंह अपने हाथी के ऊपर बैठा हुआ है जिसका नाम है मर्दाना। मर्दाना हाथी पे विराजमान है मानसिंह जी। राजा के आगे सेना रहती है। मानसिंह की हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सैयद खां, आसफ खां, जगन्नाथ, ये कर रहे हैं। चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा है मेहतर खां। और इस साइड में भी सेना इस साइड है, क्योंकि जैसे युद्ध की शुरुआत होगी ये इस पर आक्रमण करेगा, हरावल पे आक्रमण करेगी, ये दायां इसके बाएं पे आक्रमण करेगा और युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन मानसिंह के साथ इस युद्ध में एक इतिहासकार भी आया था, बदायूनी। 500 व्यक्ति दे रखे, इसको अलग से बैठा हुआ है, किताब लिख रहे, हल्दी घाटी का पूरा नोट्स तैयार करने लग रहे हैं। इधर से ये आया, इधर से वो आया, इसने ये किया, उसने वो किया।
और बीच बीच में मौको मिले लड़ाई भी करिया और आगे पाछा बढ़िया जमा जगह हैंड राइटिंग नोट्स लिखना रहे। लेकिन जब हल्दी घाटी मार पड़ेगी तो 2-4 थप्पड़िंगे भी पांती आओगे, वो नोट्स ना छोड़िए भाज खड़ी हो रहे। फिर पाछो आ चालो दसरा देखने का शौकीन कौन मुगल बादशाह था बताना रहो मैं कौन पहले पढ़ लियो। हाँ अब भाई हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत जो है, जूते मारो शकले बदल दो, उठाया है जो सर तो फिर सर को कुचल दो। तो युद्ध की जो शुरुआत होगी वो किसकी तरफ से होगी? वो होगी महाराणा प्रताप की ओर से। महाराणा प्रताप की ओर से एक हाथी आएगा मेवाड़ का झंडा लेके, और मैदान के बीच में आते ही तुरंत ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजने शुरू हो गए, कवियों ने अपनी कविताएं शुरू कर दी और पूरा हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने भयंकर रूप से टकराई। और सेना टकराई, बदायूंनी भी बैठा बैठा लिख रहा है, उसको तो सिर्फ महाराणा प्रताप ही महाराणा प्रताप दिखाई दे रहा है। तभी तो बदायूंनी ने इस युद्ध को क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था, क्योंकि महाराणा किधर थे? गोगुंदा साइड की ओर थे, जबकि खुद तो खमनौर में खड़ा था, तो उसे यही सेना दिखाई दे रही थी। बदायूंनी लिखता है कि इतना भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध में पता ही नहीं चल रहा था, लोगों ने अपनी इज्जत महंगी और खून सस्ता कर दिया। और भयंकर लड़ाई युद्ध के बीच में मैंने आसफ खां से पूछा कि आसफ खां समझ में ही नहीं आ रहा है अपने वाले राजपूत कौन से हैं, उनके कौन से हैं, किसको मारें? तब आसफ खां ने कहा कि तुम तो बस तीर चलाते जाओ, जिस भी साइड का राजपूत मर रहा है इस्लाम को तो फायदा ही है। मैंने कई तीर चलाए, कई काफिरों को मारा। ये भाई साहब काफिर शब्द का प्रयोग कर रहा है, जबकि हल्दी घाटी युद्ध जो है वो कोई धर्म युद्ध नहीं था। अगर हल्दी घाटी धर्म युद्ध होता तो एक मुसलमान का सेनापति एक हिंदू नहीं होता, और एक हिंदू का सेनापति एक मुसलमान नहीं होता। अलहम्बर रहमान रहीम मालिकी उम्मीदिनी केलाबिदिनी किस्ती सरातल मुस्तकीम सरातल 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 लचन। इस्लाम धर्म के कुरान शरीफ के 27वें सूरे की 3री लाइन में लिखा है कि अलहम्बर रहमान रहीम मालिकी उम्मीदिनी केलाबिदिनी किस्ती सरातल मुस्तकीम सरातल 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 लचना के हे ईमान को मानने वाले मुसलमानों, तुम्हारे सामने कभी मजहब और वतन में से किसी एक को छोड़ने की नौबत आ जाए तो तुम बेशक अपना मजहब छोड़ देना, लेकिन अपनी वतन परस्ती पे कभी दाग मत लगने। वो था ये कौन? हाकिम खां सूरी। तो युद्ध के बीच में, और कहते हैं कि पहले पड़ाव में महाराणा प्रताप जो है वो हावी रहे किसके ऊपर? मुगलों के ऊपर, और मुगल सेना यहां से भाग खड़ी हुई, और कहते हैं कि बनास नदी के किनारे तक चली गई। बदायूंनी लिखता है कि तब मेहतर खां ने बड़ी चतुराई दिखाई, और मेहतर खां ने हाथी के ऊपर चढ़ के जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि बादशाह सलामत आ गए, बादशाह सलामत आ गई। और बादशाह का नाम सुन के जो सेना भाग खड़ी हुई थी वो वापस धीरे 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 नीचे एक मैदान है वहां पर आके इकट्ठा होनी शुरू हो गई, जिसका नाम है बादशाह बाग। महाराणा प्रताप के सैनिक कहां लड़ने में एक्सपर्ट थे? पहाड़ियों में। मुगलों से पहाड़ियों में नहीं लड़ा जा रहा है, ये तंग पहाड़ियां हैं। मुगल सैनिक लड़ने में एक्सपर्ट थे कहां? मैदान के अंदर। अब जब मुगल मैदान में खड़े तो महाराणा प्रताप की सेना में जोश जोश में वो भी मैदान में आके लड़ना शुरू हो गए। ये बड़ी भूल कर दी थी महाराणा के सैनिकों ने। लड़ते लड़ते पीछे की ओर धकेलते गए, और एक स्थान है रक्त तलाई। सेना कहां तक चली गई? रक्त तलाई तक। ये सारे के सारे हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम है। गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बनास का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध। अब जो दूसरा है, दूसरा पड़ाव जो है वो कौन सा है? वो जो दूसरा पड़ाव है वो है हाथियों की लड़ाई, यानी हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। देखो कौन कौन से हाथी लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे। सबसे पहले महाराणा प्रताप ने अपना एक हाथी बाहर निकाला, लूना। हाथी स्पेशल ट्रेंड किए जाते थे युद्ध के लिए, और इधर से लूना हाथी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने गज मुक्ता हाथी को बाहर निकाल दिया। हाथी को हाथी रोकेगा, आदमी थोड़ी रोकेगा। तो महाराणा प्रताप ने एक बड़ा ही प्रशिक्षित हाथी निकाल दिया जिसका नाम था राम प्रसाद, और राम प्रसाद ने भयंकर तरीके से उत्पात मचाया मुगलों में। तो राम प्रसाद को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कौन सा उतार दिया? गजराज। अकेले गजराज से राम प्रसाद नहीं रुका तो मुगलों को एक हाथी और उतारना पड़ा, तो दूसरे हाथी को उतारा जिसका नाम था रण मंदिर। अब अपना राम प्रसाद दो दो हाथियों के साथ जूझ रहा है। राम प्रसाद हाथी को चला रहा था प्रताप सिंह तंवर, तो तीरों की बारिश से प्रताप सिंह तंवर जो है वो मारा गया। अब जो इधर वाला हाथी को चला रहा था वो महावत आया, राम प्रसाद हाथी को कंट्रोल कर लिया। युद्ध के बाद में राम प्रसाद हाथी को लेकर बदायूंनी गया था अकबर के पास, क्योंकि जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्ति की बात पहले कर लेता हूं, तो मान सिंह ने कहा कि जाओ कोई अकबर को सूचना तो दो युद्ध की। तब बोला कि बदायूंनी तेरा काम हो गया, तेरे नोट्स वोट्स तैयार हो गए, तू ही जा। तो बदायूंनी जो है वहां से हाथी लेके रवाना हुआ। बदायूंनी खुद अपनी पुस्तक में लिखता है कि युद्ध की सूचना सब जगह पहुंच गई थी,
सब जगह युद्ध की सूचना पहुंच गई थी। रास्ते में मुझे लोग मिले, उन्होंने पूछा कि क्या परिणाम हुआ। जब मैंने कहा कि हम जीत गए, मेरी बात पे किसी ने विश्वास ही नहीं किया। तब जब मैं पहुंचा और अकबर, ये जो राम प्रसाद हाथी लेके भगवंत दास ने जीत की गिफ्ट के रूप में अकबर को पेश किया, राम प्रसाद हाथी। अकबर ने कहा कि ये जीत मुझे मेरे पीर ने दिलाई है, इसका नाम कर दिया था पीर प्रसाद। मान सिंह को लगा कि सेना इधर उधर बिखर रही है और महाराणा हावी हो रहे हैं, तो मान सिंह ने क्या किया, हाथी के ऊपर लड़ते लड़ते और मान सिंह मैदान के बीच में आ गया। और महाराणा तो चाहते ये थे कि कभी ना कभी तो आमना सामना किया ही जाए। और जैसे ही मान सिंह को मैदान में देखा, बीच में देखते ही महाराणा ने चेतक घोड़े के जैसी पैर मारा, घोड़ा समझ गए जाना कहां है, सीधा इस हाथी के आगे। ऐसा भी उल्लेख आता है कि महाराणा ने हाथी के चारों ओर एक चक्कर लगाया था, कहा था कि मान सिंह दिखाओ अपनी युद्ध वीरता, प्रताप सिंह आ गया है। तब कहते हैं कि घोड़े ने उसके चारों ओर ऊपर सूंड के ऊपर ऐसे पैर लगाया, महाराणा उसके ऊपर खड़े हो गए और भाले से वार किया। किसके ऊपर? मान सिंह के ऊपर। मान सिंह तो बच गया, लेकिन महावत मारा गया। क्यों? क्योंकि हाथियों के साइड में बड़े बड़े होद्दे बने होते थे, तो मान सिंह कूद के उसे होद्दे के अंदर कूद गया। अब तो इस वजह से मान सिंह बच गया। महाराणा ने सोचा कि काम तो हो गया। तब महाराणा ने धीरे धीरे और चेतक ने पैर हटाने शुरू किए। हाथियों के सूंडों के आगे युद्धों में जब जाते थे तो ऑलरेडी पहले से तलवारें खंजर बंधे होते थे जिनमें जहर लगा होता था। तो हाथी ने इधर उधर सूंड किया, करते ही चेतक की पिछली टांग जो है वो कट हो गई, थोड़ा सा कट लग गया। ये बड़ा स्वामी भक्त घोड़ा था। घोड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता है। घोड़े जो होते हैं ना, घोड़ा और कुत्ता सबसे समझदार प्राणियों में आता है। ये घोड़ा तो काठियावाड़ी नस्ल का और भी एक्सपर्ट था। कहते हैं कि इसने मालिक को एहसास ही नहीं होने दिया, यानी महाराणा प्रताप को एहसास ही नहीं होने दिया कि घायल हो गया, और मैदान के बीच में ही खड़ा है। अब भी ये सीन दूर खड़ा देख रहा था जालाबिदा मैदान। क्यों? क्योंकि जैसे ही मान सिंह पे आक्रमण किया तो मुगल सेना तो पीछे ही थी, उन्होंने महाराणा को घेरना शुरू कर दिया। तब जालाबिदा आया, बोल महाराणा जी बाहर निकलो, आप बचोगे तो मेवाड़ बचेगा। चारों ओर से गिर गए। तब कहते हैं कि वो मुकुट ले लिया खुद उसने, क्योंकि राजा को कोई जानता नहीं था, सोशल मीडिया युग नहीं था। राजा को राजा की सेना खुद नहीं पहचानती थी, राजा किसी का देखा हुआ होता ही नहीं था। राजा की तो एक विशेष पहचान होती थी जिसके मुकुट वगैरह होता था। तो वो जो मेवाड़ का राजचिन्ह है वो स्वयं जालाबिदा ने ले लिया और चेतक घोड़े की लगाम पकड़ के उसने मैदान से बाहर निकाल दिया। और हजारों सैकड़ों तलवारें एक साथ आई और जालाबिदा वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक जो है वो घायल अवस्था में ही यहां से 2 मील तक भागा, क्योंकि घोड़ा अच्छी तरीके से जानता था कि हो सकता है कोई दुश्मन पीछा कर रहा होगा। अगर दुश्मन पीछा भी कर रहा है तो बीच में इस तरीके का एक गैप है, 17-18 फुट गैप है। घोड़े को पता था कि अगर कोई दुश्मन पीछा कर रहा है तो ये अगर गैप में पार कर दूं तो मेरा स्वामी हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित। अब बस उसने अंतिम ताकत लगाई चेतक ने, और जहां जाके गिरा, जंप लगाया, वो स्थान था बलीचा। यहीं पर चेतक जो है, चेतक की मृत्यु हो गई। चेतक का जो स्मारक बना है वो बलीचा। यहां एक दंत कहानी प्रचलन में आ गई कि 2 मुगल पीछे लग गए थे, शक्ति सिंह का भाई प्रेम जगा, शक्ति सिंह पीछे हो गया। तो गोपीनाथ शर्मा इस कहानी को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि शक्ति सिंह चित्तौड़ के साके से पहले ही आ गया था अकबर के पास। बताया था ना, अकबर को उदय सिंह को जो सूचना दी थी वो किसने दी थी? शक्ति सिंह ने। उसके बाद शक्ति सिंह अकबर के पास गया ही नहीं था। तो गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि चित्तौड़ के 3रे साके में शक्ति सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया था। वो एक दंत कहानी प्रचलन में आ गई है, जो गोपीनाथ शर्मा जी नहीं मानते इस कहानी को। और युद्ध के अंदर, अब युद्ध के परिणाम की बात करें, युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो ध्यान रहे दोस्तों, राजा की हार तभी मानी जाती है जब राजा पकड़ा जाए, मारा जाए या अधीनता स्वीकार कर ले। तीनों में से कोई कार्य नहीं हुआ था। ना तो महाराणा प्रताप पकड़े गए, ना मारे गए, ना उन्होंने अधीनता स्वीकार की। इसका मतलब यह हुआ कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। गोपीनाथ शर्मा क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप अपनी जीत मानते हैं और जीत मान के वो जो है वो जागीरें वगैरह दे रहे। इधर अकबर अपनी जीत मानता है, दोनों अपनी अपनी जीत मानते हैं। इसलिए इस युद्ध को गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णित युद्ध कहा। लेकिन नवीन शोधों में, एनसीईआरटी में इसमें महाराणा प्रताप की विजय बताई गई है। तो अगर अब आपसे पूछ ले तो इसमें क्या करके आना है? महाराणा प्रताप की विजय। हरदी घाटी युद्ध के बाद में मान सिंह जो है वो तुरंत पहुंचा गोगुंदा। महाराणा प्रताप भी तुरंत पहुंचे गोगुंदा। गोगुंदा से महाराणा प्रताप तुरंत एक गांव के अंदर पहुंचे, कोल्यार गांव उदयपुर में। यहां पर घायल सैनिकों का उपचार किया। कोल्यार के नजदीक एक जगह है आवरगढ़, आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। फिर महाराणा प्रताप पहुंचे कहां? कुंभलगढ़।
एक अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा ने आगे के युद्धों की योजनाएं कहां से बनाई, तो ध्यान रहे कुंभलगढ़। हल्दी घाटी के मान सिंह हल्दी घाटी के तुरंत बाद पहुंचा गोगुंदा, गोगुंदा पर अधिकार किया। और भाई साहब इनको पता चला कि महाराणा प्रताप तो बच गए, किसी और को मार दिया। कहते हैं कि यहां मुगलों में एक भय व्याप्त हो गया। बोलो भाई साहब, रात को महाराणा प्रताप बच गए, हमने तो किसी दूसरे को मार दिया। महाराणा प्रताप रात को पहाड़ियों में से अपने ऊपर आक्रमण करेंगे। मुगलों में इतना भय व्याप्त क्यों हुआ? एक तो उनका जलवा तो हल्दी घाटी में देख ही लिया उन्होंने, फिर ये पहाड़ियां हैं, इतनी तंग पहाड़ियां हैं, अगर कोई अकेला सैनिक भटक गया ना तो मारा ही जाएगा इन पहाड़ियों में। अब दूसरे का देश है, एक तो मेवाड़ है, तो मुगलों का तो देश ही नहीं है। महाराणा प्रताप तो यहां पर हर व्यूह रचना के बारे में जानते हैं, तो इसलिए उन्हें पता है। मुगल यहां डर गए, मानसिंह खुद डर गया। कहते हैं कि मानसिंह ने जब यहां रात को गोगुंदा में रुका था तो महाराणा ने क्या किया, उन्हें पता था कि कहां से उनके पास खाद्य सामग्री आ सकती है, वो सारे रास्ते जानते थे। मुगलों के पास जहां से खाद्य सामग्री पहुंच सकती है उन रास्तों को महाराणा ने बंद कर दिया और मुगल यहां कैदी के से जीवन जीने लगे। जब रात को उन्हें डर लगा कि महाराणा पहाड़ियों में से अपने ऊपर आक्रमण करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर खाइयां खुदवाई बड़ी बड़ी, और खाइयां बाढ़ दीवारें बाढ़ लगाई बड़ी बड़ी, ताकि कोई घोड़ा उसको पार न कर सके। रात को मुगल यहां रुके। मुगलों की हालत यह हो गई कि यहाँ आम खा के टाइम पास करना पड़ा, अपने घोड़े तक मार के उनका मांस खाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कैदी जीवन व्यतीत करने लग गए थे मुगल। और जब गोगुंदा के बाद में मान सिंह जैसे अकबर के पास पहुंचा, गोगुंदा के बाद में अकबर मान सिंह से नाराज हो गया था और कुछ समय के लिए दरबार में दोनों से हो गया था, अकबर और आसफ खां से, कि बोल तुमने कहीं ना कहीं पक्षपात किया है, इसलिए हुआ है ये परिणाम। और गोगुंदा जैसे ही मान सिंह निकला, निकलते ही महाराणा प्रताप आए और गोगुंदा पर पुनः कर लिया उन्होंने अधिकार। अब आगे की व्यूह रचनाएं हैं वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम हल्दी घाटी से बाहर निकले हैं। तो महाराणा ने हल्दी घाटी युद्ध से अपने आप को बाहर निकाला, मेवाड़ के लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। अगर यहां युद्ध भूमि, यानी अगर हम बात करें, अगर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप अगर वीरगति को प्राप्त हो जाते तो महाराणा प्रताप को वो सम्मान नहीं मिलता इतिहास में जो आज है। महाराणा प्रताप, ये तो एक छोटा सा धक्का लगा है उनके जीवन में, वो बड़े मोटिव हुए कि अकबर जैसे शक्तिशाली, क्यों? क्योंकि ये मान लो कि इनके बीच में शक्ति का अनुपात जो है ना वो 1:10 है। अकबर उस समय के एशिया महाद्वीप के 3 बड़े राजाओं में एक था, इतना बड़ा साम्राज्य था, और इधर एक छोटी सी रियासत मेवाड़, इतनी छोटी रियासत है, इसके लिए मैंने अकबर से टक्कर ले ली, तो वो बड़े मोटिव हुए अपने, और आगे के युद्धों का उन्होंने संचालन। ये तो छोटा सा एक धक्का लगा ही नहीं। तो ये जो हल्दी घाटी युद्ध की नहीं, महाराणा हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो संघर्ष किए, उन संघर्षों की वजह से महाराणा फेमस है। और महाराणा ने अपने आप को युद्ध भूमि से बाहर निकाल के अपने आप को बचा लिया। उन्होंने अपने आप को नहीं बचाया, मेवाड़ को बचा लिया। अगर वो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाते तो मेवाड़ पर उसी समय अकबर का कब्जा हो जाता, मेवाड़ को फिर बचाने वाला कोई नहीं बचता। तो उन्होंने अपने आप को बचा के पूरे मेवाड़ को सुरक्षित बचा लिया, और इसके आगे के युद्धों का संचालन वो करेंगे कहां से? कुंभलगढ़ से। मॉडल पेपर नहीं डाला, एग्जाम डेट आ गई, स्टेनोग्राफर को एग्जाम डेट कब है? चलो डाला, चलो आज तो इतना ही पढ़ेंगे, कल लिखेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बाद की। ओके, थैंक यू।